बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा लेक्चर है 18 चैप्टर का। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन तो सेम होते हैं, क्या है, प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें मुख्तलिफ तरह के क्या है कि न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन मसलन अभी आगे आ रहा है, आपको अभी समझ आ जाती है। इनको आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जब सेम प्रोटॉन एटॉमिक मास तो सेम, नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता जाएगा। ये देखें, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 3 है। पहला है प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। ठीक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटियम, तीसरा ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम सॉरी, ये आम हाइड्रोजन जो होती है हम इस्तेमाल हमारे इस्तेमाल में है। और ड्यूटियम जो है ये ट्रेसिस में पाई जाती है, यानी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। उससे कम मिकदार में ट्राइटियम पाई जाती है। ये जो है अनस्टेबल होती है, अपने बनने के थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। लेकिन होती ये भी हाइड्रोजन ही है। ये 3 किस्में हाइड्रोजन की आपने शायद पहले पढ़ा होगा प्रोटियम केमिस्ट्री में, ड्यूटियम और ट्राइटियम। अच्छा जी, प्रोटियम, इसका जो फार्मूला है वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये देखें, उसकी वजह कि एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो प्रोटियम कंटेन प्रोटॉन कितने? 1, न्यूट्रॉन 0 इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 1 दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर जो है इसका एटॉमिक मास था, ऊपर क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास ए, नीचे एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, अब ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एटॉमिक मास प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, प्रोटॉन एक ही है। क्या है? प्रोटॉन एक ही है, तो सॉरी, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहाँ गया टेक्स्ट? तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ए का मतलब है एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और दूसरा Z है, Z एक प्रोटॉन ही है बस। नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, तो वो भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसके न्यूक्लियस का चलो कह लो फार्मूला हो गया, या जो प्रोटियम है उसका फार्मूला हो गया। क्लियर? इसके बाद ये देखें, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट आपको पता है जो बाहर जगह होती है न्यूक्लियस के एटम में, उसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ड्यूटियम, ये ड्यूटियम कंटेन, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। क्या है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फार्मूला ये हो गया। उसी तरीके से आप देखें कि ये हमारे पास ए है, ठीक है, और
और नीचे Z है, एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास है। तो ए क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वो क्या आ गया हमारे पास, 1+1, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा 2। बात समझ आ रही। तो एटॉमिक मास 2 होगा इसका। और एटॉमिक नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन, वो 1 1 है। तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें कि और से कि इसका फार्मूला फिर यही बन जाएगा, क्या 2 और 1, ठीक है। बात समझ आई। ये इसका फार्मूला है हमारे पास जो ड्यूटियम का है। ये एक्चुअली हैवी वाटर में इस्तेमाल होता है। जैसे आपने पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, पढ़ा है ना, जाहिर है ये तो सब बच्चों को पता होगा। तो अगर आप ड्यूटियम हो तो D2 हो जाता है, ये भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पता नहीं तीसरे या चौथे चैप्टर में, 9th के। अच्छा जी। तो ये D2O जो है ये हैवी वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ट्रेसिस में होता है, आम पानी के अंदर मौजूद है लेकिन बहुत कम है, 0.035 सम ऐसे है परसेंट। तो ये इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी वाटर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। मतलब हम न्यूक्लियर रिएक्टर से यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेने के लिए, और वो यूरेनियम को एक्टिवेट करना है, यानी उसको एनर्जी खारिज करनी है। तो उसके ऊपर जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो फिर वो चलो कह लो जलना शुरू करेगा। आप एक यूरेनियम पीस पड़ा हुआ है, उसको जाके मैंने पूरे शहर को उड़ाना है जी आज, और वो जाके उसको माचिस से आग लगाएं, चूल्हे में डाल दें, नहीं फटेगा वो कभी भी, जब तक आप उसके ऊपर न्यूट्रॉन नहीं गिराएंगे। क्या नहीं कराएंगे, न्यूट्रॉन। फिर वो फटना शुरू होगा। एक न्यूट्रॉन भी गिरा दें तो थोड़ी देर बाद सारा ब्लास्ट हो जाएगा। और 1 किलो से इतनी एनर्जी निकलती है कि ट्रिमडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। अगर एक न्यूट्रॉन एटम फटता है ना यूरेनियम का, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो उसमें उन जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, मजीद न्यूट्रॉन निकलेंगे। एक न्यूट्रॉन टकराएंगे, एटम फटेगा यूरेनियम का, तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर हमें अपनी मर्जी के मुताबिक कितने चाहिए, बाकी को स्लो डाउन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्लो डाउन। तो उसके लिए हम हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर। वो मैं जिस दिन टॉपिक आएगा मैं एटॉमिक रिएक्टर भी आपको दिखाऊंगा, वो यूट्यूब से कोई जो आपको समझ आ जाए लेके, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रॉन नज़र नहीं आते, सिर्फ आपको वहाँ एनर्जी नज़र आएगी कि एनर्जी है। चलो एनर्जी नज़र आएगी का मतलब ये है कि वहाँ आग लगी हुई, और जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो सारा एक कोई साइंटिस्ट है वो बता रहा होता है, मगर सील्ड होता है सारी चीज़ें, कि रेडिएशन बाहर नहीं आ रही, सारा कुछ पूरा का पूरा सेफ होता है वो। अच्छा जी। तो ये D2 हैवी वाटर हमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो ये इसका फार्मूला था H2O। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ज़रा आप सही तरीके से इसको स्टडी कीजिएगा, ताकि आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो आप समझे इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, एटॉमिक बम है, ये पता नहीं कितना मुश्किल है, सबसे आसान है ये। अच्छा जी, इसके बाद है ट्राइटियम। अब ट्राइटियम में क्या है, ट्राइटियम कंटेन प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन दो होते हैं इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन एक होता है। ये देखें, दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है।
ये अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद ही ये अपनी स्टेबिलिटी ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, तो अब इसमें भी अगर हम देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास ए ऊपर आना चाहिए और जेड नीचे, ठीक है। तो ए के लिए आप पहले क्या करेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने 1, न्यूट्रॉन कितने 2, तो ये क्या हो गया 3, एटॉमिक मास 3 हो गया। और एटॉमिक नंबर जेड, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितना है 1, क्या है 1। तो अब फिर इसमें आप दर्ज कर लेंगे 3 ऊपर और 1 नीचे, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये इतना कोई इस्तेमाल नहीं है इसका, लेकिन ट्रेसेस इसके भी पाए जाते हैं, ठीक है। और बस ड्यूटियम का ज़्यादा इस्तेमाल है, और बाकी जो है वो हम आपको पता है कि मैंने बताया आम पानी में इस्तेमाल होता है प्रोटियम, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब है डिस्कवरी। ये इन 1862 96 सॉरी 1896 Becquerel accidentally discovered that uranium salt crystal emit an invisible radiation that can darken a photographic plate. अब हेनरी बेकवेल एक साइंटिस्ट था, तो 1896 में उसने देखा, ऐसे ही वो कोई जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कोई और, तो उसने अपने ड्रॉजर जो मेज का ड्रॉजर होता है उसके अंदर यूरेनियम रखा हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। उसको इसकी अफादियत का नहीं पता था, अभी वो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो साथ ही फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट वही हो गई ना जो रील वगैरह होती है। किसकी रील? वो पुराने ज़माने में जो कैमरा होता था उसके अंदर एक रील डलती थी। क्या डलती थी? रील डलती थी, ठीक है। तो वो रखी हुई थी। तो वो कोई 3-4 दिन पड़ ही रही है, और बाहर जो है बादल थे कि कोई यानी कि उसने ऑब्जर्व किया, बाद में भी मैं बताता हूँ बादल का। उसने ये देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कोई, जब उसको डेवलप किया कोई फ़ोटो बनाने के बाद, तो उसने देखा कि ये यूरेनियम का नहीं, वैसे कोई कि इसके ऊपर कोई स्ट्रेंज रेडिएशन ने इफेक्ट किया हुआ है, तो लाइनें आई हुई हैं बहुत सारी। उसने कहा ये क्या मसला है, लाइनें क्यों आई हुई हैं? तो वो उसने फिर देखा इसके साथ क्या पड़ा हुआ था। तो साइंटिस्ट ज़ाहिर है हर अंदाज से सोचता है ना, तो उसने देखा कि वहाँ पे यूरेनियम साल्ट पड़ा हुआ था इसके साथ 3-4 दिन, ठीक है। तो फिर उसने इसको दोबारा से ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा तो फिर रेडिएशन आ गई है कि लाइंस आ गई हैं, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो उसने कहा इससे ऐसी रेडिएशन निकलती हैं, शुआएं निकलती जो नज़र नहीं आती। क्या है? नज़र नहीं आती, इनविजिबल है, और ये इफेक्ट कर रही हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। वो फोटोग्राफिक प्लेट मैंने पहले भी बताया कि हम इसको कहते हैं, ये जो है हमारे पास रील वगैरह पुराने ज़माने में होती थी, अब तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, कहीं नज़र नहीं आती। अब तो डिजिटल कैमरा आ गया, आपको पता ही है, जैसे मोबाइल के अंदर है। तो वो फिर उसने कहा कोई समथिंग रॉन्ग। फिर उसने कहा हो सकता है कि बाहर से कोई सूरज की रोशनी की वजह से कोई इफेक्ट हुआ हो, लेकिन उसने देखा वो 3-4 दिन तो बादल रहे हैं, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, और फिर दराज भी बंद था। तो फिर उसने कहा समथिंग रॉन्ग हेयर विद द यूरेनियम सॉल्ट, कि कोई इसके साथ कुछ और मसला है यूरेनियम सॉल्ट के साथ। तो वो फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि यूरेनियम से, या यूरेनियम साल्ट होगा किसी के साथ, साल्ट का मतलब है वो किसी और के साथ मिक्स अप हुआ होगा, जैसे कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट,
ये यूरेनियम कार्बोनेट होगा या कोई भी हो सकता है साल्ट। ठीक है, साल्ट तो आप समझते हैं ना, जो हमने लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट रेडिएशन ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्व दैट रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयनाइज ए गैस। अब वो उसने ये देखा कि गैस की आयन बना देती है। जो शुआएं जहाँ से गुजरती हैं गैस की क्या बन जाते हैं, आयन बना देती हैं। आयन समझते हैं ना आप, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जो मैंने कल भी ये कल भी बताया था, वो जो है उसके आयन बना देती है। सब्सिक्वेंट experiment by different scientists shows that other substance also emit radiation। अब इस तरह के और भी तजुर्बात साइंसदान ने किए, बाद में तो पता चला और भी सब्सटेंस जो है इस तरह की शुआएं खारिज करते हैं, ये नज़र नहीं आती और डेंजर जहाँ से गुजर जाए। तो क्या होता है कि वो जो है अवैस, क्या बात बेटे, अवैस अहमद बेटे क्या बात है, तो जहाँ से ये गुजर जाए ये जो है वो मसला अगर इंसानी जिस्म से गुजर जाए ये रेडिएशन तो कैंसर का बायस बन सकती है। बन सकती क्या, बन जाते हैं। अगर आप उसको 10 सेंटीमीटर दूर आंख से रखें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, तो वो आपकी आंख डैमेज हो जाएगी। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते हुए जब हम यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में करते थे एक्सपेरिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ नहीं रखते थे, थोड़ा दूसरी तरफ डायरेक्शन रखते थे, वो अपोजिट, ताकि वो हमारी तरफ रेडिएशन नहीं आए। तो अगर आप उसके ऊपर जो है अपनी कोई उंगली टच कर दें, जिस्म को टच होते तो वहाँ खारिश शुरू हो जाएगी, और जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, यानी वो सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, उसकी नौयत चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक रेडिएशन होती है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रही होती है। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक और साइंटिस्ट थी, मैरी क्यूरी एंड हिज हस्बैंड पीरी। अब ये इसके इन्होंने ये अपने तजर्बात कर रहे थे। पुराने ज़माने में नेट का सिस्टम थोड़ी था या इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, उस वक्त को टेलीफोन भी बहुत कम होता था, तो इनको नहीं पता कि कोई और भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उन्होंने इन्होंने भी डिस्कवर किया, दे डिस्कवर टू न्यू एलिमेंट विच इमिट रेडिएशन, दे वर नेम पोलोनियम एंड रेडियम। पोलोनियम और रेडियम इन्होंने डिस्कवर किया। बाद में ये मैरी क्यूरी को भी कैंसर हो गया था, और इसी वजह से कि रेडिएशन उसमें से गुजर गई, उसको पता ही नहीं था कि ये डेंजरस है। ठीक है, ये क्या है, डेंजरस है। अच्छा जी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सम एलिमेंट आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। अब आप ये देखेंगे जितने एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 84 83 से ज़्यादा है, तो तमाम एलिमेंट जो है रेडिएशन खारिज करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83। अब तमाम एलिमेंट, सॉरी, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा होता है, दे इमिट रेडिएशन। आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में कि पहला हाइड्रोजन वन है, दूसरा हीलियम है, ऐसे चलते जाते हैं, और हमारे पास ये 110 या इससे ज़्यादा या इसके करीब जो है एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो जिनका एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर है, ऑल द एलिमेंट दे इमिट रेडिएशन। एटॉमिक नंबर 83 ग्रेटर देन 83। 83 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा
दे इमिट रेडिएशन। वो क्या करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे। खारिज करते हैं। तमाम जो इमिट खारिज करते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल, देयर रेडिएशन आर कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी रेडिएशन। उनकी रेडिएशन को हम नेचुरल रेडिएशन कहते हैं। नेचुरली। ठीक है। और जो इससे नीचे वाले हैं ना, उनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। समझ आया? ये जो ऊपर वाले हैं ये तो रेडिएशन खारिज करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं ना उनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। मसलन हाइड्रोजन को रेडियो एक्टिव बना लें, आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। उसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मसलन 83 से नीचे आपको पता है गोल्ड जो है 80 है, नहीं गोल्ड 79 है एटॉमिक नंबर, और जो मरकरी है वो 80 है। मरकरी तो पता है ना आपको। तो इनको, यानी ये तो रेडिएशन खारिज नहीं करते ना, गोल्ड खारिज करता है, लेकिन इनको हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। मसलन आप एक कोई एलिमेंट है उसको क्या करें कि लैब में रख दें। कौन सी लैब, एटॉमिक रिएक्टर है ना, वहाँ पे आप उसके अंदर रख दें। एटॉमिक रिएक्टर में तो रेडिएशन आ रही होती है, जब इसके ऊपर रेडिएशन गिरेंगी तो ये भी रेडियो एक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रेडियो एक्टिव बन जाएंगे और रेडिएशन खारिज कर लेंगे। जितने एलिमेंट जो रेडिएशन नहीं खारिज करते, हाइड्रोजन है, कॉपर है, आयरन है, कुछ भी है ना, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से कम है, वो सारे के सारे रेडिएशन खारिज नहीं करते। लेकिन अगर हम एटॉमिक रिएक्टर में रख देंगे तो वो रेडिएशन खारिज करने लग जाएंगे। ठीक है। तो हम बहुत सारे एलिमेंट हैं उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, रेडियो एक्टिव बना के। जिन लोगों को कैंसर वगैरह है उनके कैंसर को सेल को मारने के लिए हम मरीज़ को जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगाते हैं। 72 आवर तक चलता रहता है, जिससे क्या होता है, मरीज़ के बाल भी उड़ जाते हैं, दांत भी निकलने का चांस होता है। और ये तकरीबन कोई 4 या 5 इस तरह के पेंट लगाते हैं, तो मरीज़ फिर ठीक हो जाता है। जो कैंसरस सेल है वो मर जाते हैं ज़्यादातर। तो इसको हम जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अपने यूज़फुल पर्पस के लिए, मरीज़ की जान बचाने के लिए, कैंसरस सेल को डेड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मारने के लिए। तो ये फ़ायदा भी है, जहाँ नुकसान है वहाँ इसका फ़ायदा भी है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, हेनरी बैकवेल suggested that radioactivity was a result of decay and disintegration of unstable nuclei। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाई का ये मतलब है, जितने एलिमेंट रेडिएशन खारिज करते हैं, कहते हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है। क्या, बाकी जितने 83 से नीचे एलिमेंट है ना, सबका न्यूक्लियस स्टेबल है, यानी ये रेडिएशन खारिज नहीं करता, या ये रेडिएशन खारिज नहीं करता। लेकिन जो न्यूक्लियस दूसरा है, यानी कि 83 से ऊपर है, वो सारे अनस्टेबल हैं, जिसमें यूरेनियम है। अभी एक दो आपने और भी पढ़े थे यहाँ पे, तो प्लूनियम है, रेडॉन है। ये सारे के सारे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का ये मतलब है कि वो रेडिएशन खारिज करते हैं और किसी और एलिमेंट में चेंज होते जाते हैं। क्या है, किसी और एलिमेंट में चेंज होते जाते हैं, तो उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। ये आप जेन में बात रखेंगे। ठीक है। अब नेचुरल रेडिएक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस मिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडिएक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद शॉम का खारिज होना अनस्टेबल न्यूक्लियाई से,
इसको हम नेचुरल रेडिएक्टिविटी कहते हैं। तो ये बहुत सारी रेडिएशन खारिज होती हैं, तीन बेसिक है, अल्फा बीटा गैमा, जो न्यूक्लियस से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? न्यूक्लियस से निकलती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ये बिखर जाती हैं। हालांकि अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं होता, बाहर घूम रहा होता है, यानी ऑर्बिट में होता है एटम के। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा न्यूक्लियस से, वो मैं बताऊंगा। वो बीटा रेज की शक्ल में जो है ना, उसको हम बीटा रेज कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो बाद में इसको बताऊं कैसे निकलता है। वो कोई और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, तो वो फिर जो है वो सॉरी, कोई और पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है तो, या न्यूट्रॉन है, तो वो फिर चेंज होगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलेगा। हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूक्लियस से नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस से निकलेगा। ठीक है। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट विच इमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ऐसे एलिमेंट जो इस तरह की शुआएं खारिज करते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, चलें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।